हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 7 में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम एनिमेलिया अर्थात जंतु जगत के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो क्लास 1, 2 और 3 इस चैप्टर की अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा मेन जो उद्देश्य होगा वो जंतु जगत के वर्गीकरण को समझना होगा। तो अगर हम बात करें जंतु जगत की, तो जंतु जगत को उनकी अलग अलग विशेषताओं और उनके बीच अंतर के आधार पर मुख्यतः 10 भागों में बांटा गया है। तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी एनिमेलिया जगत अर्थात जंतु जगत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है। तो एनिमेलिया जगत को प्राणी जगत या जंतु जगत भी कहा जाता है। इस जगत के उप समूह को क्या कहा जाता है? फाइलम कहा जाता है तथा इनके गुण निम्नलिखित है। अब गुण क्या है? तो इस वर्ग में सभी यूकेरियोटिक जीव का मतलब है जिनमें कोशिकाएं पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है? विकसित हो चुकी है और उनकी जो संरचना है वो काफ़ी जटिल है और पूर्ण रूप से कैसी है? विकसित है। साथ ही ये बहुकोशिकीय जीव है और कैसे हैं? विषमपोषी, इन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और तीसरा, अधिकांश जो जंतु है वो कैसे होते हैं? चलायमान का मतलब है ये अपने भोजन और आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक संरचना और विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर? शारीरिक संरचना और विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि जीवों में होने वाली कुछ घटनाओं के आधार पर उनमें जो अंतर पाया जाता है उसे विभेदीकरण कहा जाता है। तो इस आधार पर एनिमेलिया जगत का मुख्यतः 10 भागों में वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पोरीफेरा, सिलिटरेंटा, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, नमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा, ये कुछ प्रमुख भाग है एनिमेलिया या जंतु जगत के। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोरीफेरा की, कि पोरीफेरा की समूह में पाए जाने वाले जीवों की क्या विशेषता है और उनके गुण क्या क्या है। तो पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी। क्या होता है? छिद्र युक्त जीवधारी। इसका मतलब क्या है? देखें तो ये अचल जीव होते हैं। अचल का मतलब ये गति नहीं कर सकते, ये एक जगह फिक्स रहते हैं, जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। किससे? किसी आधार से चिपके रहते हैं। जैसे जलीय जीवों में कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो चट्टानों से चिपके होते हैं, तो ये कुछ इसी तरह के होते हैं। ये गति नहीं करते बल्कि किसी आधार से क्या होते हैं? एक जगह चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। क्या होता है? इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं और ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं। शरीर में जो मुख्य नाल पाई जाती है उस मुख्य नाल प्रणाली से ये जुड़े होते हैं। इनका शरीर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनका जो शरीर है वो बाहर से या तो कठोर आवरण से या फिर बाह्य कंकाल से ढका होता है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत ही सरल होती है। कैसी होती है? अत्यंत ही सरल होती है, जिनमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता। इनमें उत्तकों का विभेदन नहीं होता, यानी उत्तकों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं नहीं पाई जाती है। अगला, इन्हें सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये केवल समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी गहरे जल में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो देखें, जैसे साइकोन, ये आपके सामने चित्र दिख रहा है साइकोन का, ये यूप्लेलैक्टेला और ये किसका है? स्पांजिला। तो ये पोरीफेरा जगत के अंतर्गत के जीव है जो इस समूह में रखे गए हैं। तो आपको मुख्य क्या विशेषता रखनी है कि ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इन्हें स्पंज के नाम से जाना जाता है। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी, यानी इनके शरीर में कई सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं
और ये छिद्र शरीर में उपस्थित मुख्य नाल से जुड़े होते हैं। इनका बाहरी कंकाल या जो आवरण है वो काफ़ी कठोर होता है और इनमें की जो संरचना है वो कैसी होती है, सरल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलिट्रेटा जीव। अब इस समूह में कौन कौन से जीव है और उनकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है ये जलीय जंतु है। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? ये भी जल के अंदर यानी समुद्र या तालाबों यानी कि जलीय जीव है, वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा बिंदु है इनका शारीरिक संगठन उत्तकीय स्तर का होता है, यानी इनकी जो शरीर की संरचना है वो कई सारे उत्तकों के स्तर से मिलकर बनी होती है। जैसे एक ऊपर की लेयर, एक ये इसके नीचे की लेयर, ऐसे लेयर जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। जैसे ये बाहर की लेयर है, ये इसके अंदर की परत है, ये इसके अंदर की परत है। तो कई सारे उत्तकीय स्तरों से मिलकर इन जीवों की संरचना बनी होती है। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। देह गुहा का मतलब है जो ये आपको बीच में एक नाल जैसी संरचना दिख रही है, इसको कहा जाता है गुहा। ठीक है, और देह का मतलब होता है शरीर। तो शरीर एक संरचना के रूप में, एक गुहा के रूप में पाया जाता है, एक लंबी नाल के रूप में पाया जाता है। अगला बिंदु है इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों का बना होता है। कितनी परतों का? 2 परतों का। एक ये बाहरी परत जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है और ये अंदर की परत जिसको गैस्ट्रोडर्मिस कहा जाता है। तो इस प्रकार इन जीवों का जो शरीर है वो 2 कोशिकाओं की परतों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, इन 2 परतों से मिलकर बना होता है। अगला बिंदु है इनकी कुछ जातियां समूह में रहती है। मतलब इस समूह के जितने भी जीव हैं उनमें से कुछ जीव अलग अलग स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, बल्कि कुछ जीव समूह के रूप में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश, ये किसके उदाहरण है? सिलिट्रेटा फाइलम के उदाहरण है। तो इसमें आपको क्या रखना, याद रखना है कि ये भी जलीय जंतु है। इनका शरीर की जो संरचना है वो कई सारे उत्तकीय स्तरों से मिलकर बनी होती है। इनमें देह गुहा पाई जाती है और ये इनकी जो जातियां है वो समूह के रूप में भी पाई जाती है। अगला बिंदु है वो है प्लेंटीहेल्मंथीज। क्या है? प्लेंटीहेल्मंथीज। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है ये पूर्व वर्णित जो वर्ग, अभी हमने जो पीछे पढ़े 2 वर्ग, उन वर्ग की अपेक्षा इन जंतुओं की जो शारीरिक संरचना है वो कैसी होती है? जटिल होती है। यानी अभी हमने जो पीछे 2 वर्ग पढ़े, ठीक है, उनकी तुलना में इस वर्ग के जो जीव है उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है? थोड़ी जटिल होती है। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है। कैसा होता है? द्विपार्श्व सम्मित। मतलब क्या है कि इनके शरीर को अगर हम ऊर्ध्वाधर 2 भागों में काटेंगे तो दाया और बाया भाग दोनों की संरचना कैसी दिखाई देगी? आपको एक समान दिखाई देगी। आया समझ में? अगर इनके शरीर को हम ऊर्ध्वाधर ऐसे काटे 2 भागों में तो बाया भाग और दाया भाग, इन दोनों भागों की जो शारीरिक संरचना है वो आपको एक समान दिखाई देगी। इसे ही कहा जाता है द्विपार्श्व सम्मित। क्या कहा जाता है? द्विपार्श्व सम्मित। मतलब दोनों पृष्ठ से वो एक समान लगता है। द्वि का मतलब 2, पार्श्व का मतलब पृष्ठ और सम्मित का मतलब समान, कि दोनों पृष्ठ से उनकी संरचना एक जैसी लगती है। अगली विशेषता है इनका शरीर त्रिकोरक होता है। कैसा होता है? त्रिकोरक। मतलब इनमें जो उत्तकों का विभेदन है, यानी 3 अलग अलग कोशिकीय या उत्तकीय स्तरों से इनका निर्माण होता है। कितने स्तरों से? 3 अलग अलग कोशिकीय स्तरों से इनका निर्माण होता है। जैसे कोई जीव है तो जैसे एक बाहरी उत्तक की संरचना होगी, इसके भीतर एक और उत्तक की संरचना होगी और इसके भीतर एक और उत्तक की संरचना होगी। इस प्रकार 3 उत्तकीय स्तरों से मिलकर इस समूह के जीवों की संरचना बनी होती है। अगला है इनके शरीर में बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के अस्तर बनते हैं और इनमें कुछ अंग भी बनते हैं। अस्तर का मतलब है इनकी सुरक्षा हेतु एक बाह्य आवरण होता है और एक इनके सुरक्षा हेतु भीतरी आवरण भी पाया जाता है। तो इनके शरीर का जो अस्तर है, जो आवरण है, वो 2 स्तरों पर होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। अगली विशेषता है इनमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है।
इनमें वास्तविक जो देह गुहा है, लंबी नालनुमा जो संरचना है वो कैसी होती है, वो अनुपस्थित होती है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। यानी इनके अंदर सुविकसित अंग उपस्थित नहीं होते, क्योंकि वास्तविक देह गुहा का क्या होता है, अभाव होता है। इनका जो शरीर है वो पृष्ठधारीय और छपटा होता है। कैसा होता है, पृष्ठधारीय और छपटा। इसीलिए इन्हें छपटे कर्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छपटे कर्मी भी कहा जाता है। अगली विशेषता है, इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ छवछंद जंतु और लिवर फ्लूक जैसे परजीवी भी है। इस वर्ग के अंदर प्लेनेरिया जैसे कुछ छवछंद जंतु यानी जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ लिवर फ्लूक जैसे जीव जो परजीवी है, यानी अपने जीवन यापन हेतु दूसरों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण की बात करें तो प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और फीताकर्मी ये सारे इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रकार है निमेटोडा फाइलम। अब निमेटोडा वर्ग के जो जीव है उनके विशेषताएं क्या है, तो ये भी त्रिकोरक जंतु है। देखो अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, अभी मैंने समझा दिया था। त्रिकोरक का मतलब इनके शरीर की जो संरचना है वो 3 उत्तकीय स्तरों से मिलकर बनी है, और साथ ही इनमें क्या पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, कि इनका ऊर्ध्वाधर अगर हम इनको विभाजन करें, इनको काटे, तो इनका दाया और दाएं भाग की, इनके दाएं और बाएं भाग की जो संरचना है वो आपको एक समान दिखाई देगी। लेकिन इनका जो शरीर है वो चपटा ना होकर के कैसा होता है, बेलनाकार होता है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा। अगली विशेषता है, इनकी देह गुहा को कुटली सोम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकी देह गुहा को कुटली सोम कहते हैं। इसमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना भी त्रिकोरिक होती है। ये अधिकांश कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी अपने जीवन यापन हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये परजीवी है, दूसरे जीवों के साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं, तो इस वजह से ये अपने रोग दूसरे जीवों में भी फैलाने का गुण रखते हैं, और दूसरे जीवों को भी क्या कर सकते हैं, ये बीमार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गोलकर्मी, फाइलेरिया कर्मी, पीन कर्मी, एस्केरेरिस और बुचेरेरिया ये सारे निमोटोडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है एनिलिडा वर्ग। तो एनिलिडा फाइलम के जीवों के गुण क्या है, तो एनिलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित और क्या होते हैं, त्रिकोरिक होते हैं। दूसरी विशेषता, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, और इसी कारण से इनमें जो वास्तविक अंग है वो पूर्ण विकसित संरचना के साथ शारीरिक संरचना में क्या होते हैं, निहित रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तविक देह गुहा पाई जाती है तो देह गुहा में विकसित अंग पूर्ण रूप से क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। अतः अंगों में व्यापक क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि देह गुहा विकसित है तो अलग अलग जो जीव है उनमें उनके अंगों की विभिन्नता अथवा जो विकसित होने का क्रम है उस आधार पर उनमें विभिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। कहाँ से पाई जाती है, इनके शरीर का जो सिर वाला हिस्सा है वहां से लेकर पूंछ तक के हिस्से में एक एक खंडित रूप में, टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। जलीय एनिलिडा अलवणीय और लवणीय जल दोनों में ही पाए जाते हैं। जो जलीय एनिलिडा जीव है वो लवणीय और अलवणीय दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनमें संवहन तंत्र पाया जाता है, पाचन तंत्र पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों ही प्रकार के होते हैं, यानी ये जल के अंदर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और स्थल पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बात करें उदाहरण की, जैसे केंचुआ, नेरिस, जोंक, ये सारे एनिलिडा वर्ग के उदाहरण है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये नेरिस है, ये केंचुआ है, ये जोंक है। तो ये सारे जीव एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है ऑर्थोपेडा समूह। तो ऑर्थोपेडा समूह के अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है।
क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा संघ है? ऑर्थोपेडा संघ। अब इनकी विशेषताएं क्या है या इनके गुण क्या है? तो इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर कैसा होता है? खंड युक्त, यानी कई सारे भागों से मिलकर इनका शरीर बना होता है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा तो मकड़ी में जैसे पैर अलग होते हैं, पंख अलग होते हैं, पीछे वाला हिस्सा अलग होता है, तो इस प्रकार शरीर कई सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण, मतलब इनके अंदर जो रक्त है, जो खून है, वो वाहिकाओं अथवा नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता, बल्कि खुले शरीर में प्रवाहित होता है। देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनकी देह गुहा किससे भरी होती है? रक्त से भरी होती है और रक्त इसी देह गुहा के माध्यम से विभिन्न अंगों में क्या होता है? प्रवाहित होता है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनके पैर कैसे होते हैं? इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। अगली विशेषता है उदाहरण: झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। ये सारे ऑर्थोपेडा समूह के अंतर्गत आते हैं। चित्र में भी आपको दिख रहा होगा, जैसे झींगा, बिच्छू, मकड़ी, तिलचट्टा, तितली, सतपाद, घरेलू मक्खी, ये सारे ही ऑर्थोपेडा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, यानी रुधिर के लिए कोई नलिका या नलिया नहीं होती। और इनकी जो देह गुहा है ये किससे भरी होती है? रक्त से भरी होती है। और इनमें पैर कैसे होते हैं? पैर जुड़े हुए पाए जाते हैं। अगला प्रकार है मोलस्का वर्ग। तो इनकी विशेषता क्या है? तो मोलस्का वर्ग के अंतर्गत भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या पाया जाता है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनकी देह गुहा बहुत ही कम होती है और शरीर में थोड़ा ही विखंडन होता है, यानी इनमें देह गुहा का आकार बहुत ही कम होता है और शरीर में जो विखंडन है वो भी बहुत ही कम होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में क्या पाया जाता है? सुरक्षा हेतु कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहन तंत्र और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। इनका जो संवहन तंत्र है, संवहन तंत्र का मतलब पदार्थों के परिवहन के लिए जो तंत्र है वो कैसा है? इनमें भी खुला परिवहन तंत्र है, यानी कि रक्त के लिए कोई वाहिनियां या नलिकाएं नहीं होती। साथ ही विभिन्न अनावश्यक पदार्थों के उत्सर्जन के लिए इनमें भी गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। अगली विशेषता है उदाहरण की, जैसे घोंगा, सीप, ये सारे जीव जंतु मोलस्का समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा काइटोन, ऑक्टोपस, घोंगा, यूनियो, ये सारे ही जीव मोलस्का समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है इकाइनोडर्मिटा। क्या है? इकाइनोडर्मिटा। अब ये क्या होता है? तो ग्रीक में इकाइनोस का अर्थ होता है जहाक या हेजहॉग। हेजहॉग का मतलब होता है एक प्रकार का कांटा, ठीक है, और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। तो इन जीवों की प्रमुख विशेषता क्या हुई कि इन जंतुओं की जो त्वचा है वो कांटों से आच्छादित होती है, यानी कांटों से ढकी होती है। इनकी बाहरी त्वचा पर कांटे लगे होते हैं, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इनके और गुण क्या है? तो ये मुक्त जीवी समुद्री तंत्र है। कैसे हैं? ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु है, यानी समुद्र के अंतर्गत मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगली विशेषता है ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु है, यानी इनमें देह गुहा भी पाई जाती है और साथ ही कैसे हैं? त्रिकोरक, यानी 3 ऊतकीय स्तर की संरचना पाई जाती है। इनमें विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है, यानी इनमें विशिष्ट जल संवहन तंत्र पाया जाता है जो इनको गति कराने में क्या होता है? सहायक होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। इनका कंकाल किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ ही इनके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे स्टारपी फिश, समुद्री अक्षंत, ये आदि। देखो जैसे उदाहरण दिए हुए हैं पंख तारा, समुद्री खीरा, तारा मछली, समुद्री अर्चिन, ये सारे ही इकाइनोडर्मिटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो कांटा वाले जंतु या कांटों की त्वचा वाले जंतु, यानी इन जंतुओं के जो शरीर है उनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। साथ ही ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी देह गुहा कैसी है, त्रिकोणिक है और इनका बाहरी आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रकार है प्रोटोकार्डेटा। कौन सा वर्ग, प्रोटोकार्डेटा। इनकी विशेषता क्या है, तो ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक और देह गुहा युक्त जंतु है। यानी ये द्विपार्श्व सममित भी है, इनके शरीर को दो भागों में बांटने पर दाया और बाया भाग दोनों आपको समान रूप से दिखाई देंगे। त्रिकोणिक है, यानी इनके शरीर की संरचना 3 उत्तकीय स्तरों से मिलकर बनी है और साथ ही कैसे हैं, देह गुहा युक्त, यानी इनके शरीर के भीतर एक लंबी नाल जैसी संरचना पाई जाती है। अगली विशेषता है, इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है लेकिन सभी अवस्थाओं में नहीं। अब ये नोटोकार्ड क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ा आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि इनमें नोटोकार्ड पाया जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी अवस्थाओं में उपस्थित हो। ये समुद्री जंतु है, ये भी कैसे जंतु है, समुद्री जंतु है। अगला उदाहरण की बात करें, जैसे बेलेना ग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्पियोक्सस, ये सारे ही प्रोटोकॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम नोटोकार्ड की, कि नोटोकार्ड क्या होता है और ये जंतुओं में क्या काम करता है। तो नोटोकार्ड छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है। किसकी तरह, छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग का, मतलब जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहां पर पाई जाती है। देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां पर पाया जाता है ये। तो ये छड़ की तरह की एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग, मतलब पीछे वाले भाग में पाई जाती है। ये क्या काम करती है, ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। क्या करती है, तंत्रिका ऊतक जो कि संदेशों का परिवहन करता है, ठीक है, उसको आहार नाल से क्या करती है, अलग करती है। और अगला काम करती है, ये पेशियों के जुड़ने का स्थान भी क्या करती है, प्रदान करती है। यानी कई सारी पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करती है, जिससे चलने में क्या हो, आसानी हो, जिससे जीवों के चलने में आसानी हो। आया समझ में। अगला प्रकार है हमारा वर्टिब्रेटा, या जिसे कशेरुकी वर्ग भी कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यतः 2 इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्थोपेडा वर्ग, एक मोलस्का, और तीसरा है वर्टिब्रेटा जिसे कहा जाता है कशेरुकी वर्ग। इनकी विशेषता क्या है, तो ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक और देह गुहा वाले जंतु है। कैसे हैं, द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिक और साथ ही देह गुहा वाले जंतु है। अगली विशेषता, इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेरुदंड। जैसा मानव शरीर में पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसी तरह इन जीवों में भी मेरुदंड पाया जाता है। और साथ ही क्या पाया जाता है, अंतःकंकाल, यानी शरीर हड्डियों का बना एक ढांचा होता है। इसी कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है, यानी कंकाल अलग होता है और पेशियों का काम अलग होता है। और ये जो पेशियां है वो किससे जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, कंकाल से जुड़ी होती है, जो इन्हें चलने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, विशेषता क्या है, वास्तविक मेरुदंड और अंतःकंकाल पाया जाता है। जंतुओं में पेशियां और कंकाल दोनों का वितरण अलग अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है, जो शरीर को चलने में क्या करती है, मदद करती है। अगली विशेषता है, इनमें ऊतकों और अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऊतकों और अंगों के बीच में कई सारी विभिन्नताओं के आधार पर अंतर पाया जाता है। यानी ऊतक और अलग अलग प्रकार के अंग, उनकी संरचना और कार्य के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग तरह के कार्य करते हैं और उनकी संरचना भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। यानी जितने भी कशेरुकी जीव होते हैं उनमें ये सारी विशेषताएं निम्न जो नीचे लिखी गई है वो महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। कौन कौन सी, पहली है नोटोकार्ड विशेषता, यानी इन सभी कशेरुकी जीवों में नोटोकार्ड पाया जाता है। दूसरा, प्रश्ननलीय, कशेरुक दंड और मेरुरज्जु, ये दोनों अंग निश्चित रूप से पाए जाते हैं। शरीर कैसा होता है, त्रिकोणिक शरीर, यानी शरीर की संरचना 3 ऊतकीय स्तरों से मिलकर बनी होती है। फिर युग्मित
क्लोम थैली और साथ ही क्या पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। तो कशेरुकी वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सब में ये लक्षण निश्चित रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कशेरुकी वर्ग को फिर से 5 वर्गों में बांटा गया है। कशेरुकी समूह को फिर से 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला मत्स्य वर्ग, दूसरा जल स्थलचर वर्ग, तीसरा सरीसृप वर्ग, चौथा पक्षी वर्ग और पांचवा स्तनपायी वर्ग। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जंतु जगत का पूरा विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं आज हमने जो भी पढ़ा है वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।